अपना प्रिय देश भारत हमेशा से ही मनीषियों, दार्शनिकों और विचारकों का देश रहा है। यहाँ की पुण्य भूमि ने समय समय पर ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपनी भारत माता की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर दिया है। राजा राम मोहन राय, पंडित लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिराव फूले एवं गोविंद राय रानाडे जैसे मनीषी और समाज सुधारक इसी मिट्टी की देन हैं और इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नाम भी आता है, जो एक प्रमुख सामाजिक विचारक, राजनैतिक संवैधानिक व्यवस्था के शिल्पकार, धार्मिक समाज शास्त्र के ऋषि, श्रेष्ठ पत्रकार और एक उच्च स्तर के शिक्षाविद थे। उन्होंने भारत में अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जब देश की सामाजिक संरचना में जातिवाद और अस्पृश्यता अपने चरम पर थे। एक ओर अंग्रेजों की गुलामी और दूसरी ओर छुआछूत और जाति के नाम पर सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक असमानताएं। ऐसे में 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की धरती से आविर्भाव होता है भीमराव रामजी आम्बेडकर का। पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई के 14वीं संतान के रूप में पैदा हुए भीमराव का परिवार मराठी मूल का और कबीरपंथी था। उनके बचपन का नाम भिवा था। 7 नवंबर 1900 को उनके पिता रामजी सकपाल ने सातारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में इनका उपनाम आम्बडवेकर लिखवाया, जो कि उनके गांव आम्बडवे से संबंधित था। बाद में इनके एक शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो इनसे विशेष स्नेह करते थे, उन्होंने इनके नाम से अम्बडवेकर हटाकर अपना सरल उपनाम आम्बेडकर जोड़ दिया और तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष के थे, इनका विवाह 9 वर्ष की रमाबाई से हुआ। भारत में फैले तमाम कुरीतियों में उन दिनों बाल विवाह भी एक था। वर्ष 1913 में आम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्षों के लिए लगभग $12 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। जून 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय था। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। डॉक्टर आम्बेडकर सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से बेहद प्रभावित थे। वर्ष 1916 में नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान की गई और उसके बाद वे लंदन की ओर चल निकले। वर्ष 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए उन्हें अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। अक्टूबर 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया और वहां पर उन्होंने अपने डॉक्टरेट के लिए काम करना शुरू किया। यह प्रथम विश्व युद्ध का काल था। उन्हें 4 वर्षों के भीतर अपना थीसिस जमा करना था। वर्ष 1921 में उन्होंने एमएससी की उपाधि प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया विषय पर खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी की उपाधि प्राप्त की। उनके थीसिस का विषय था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। लंदन का अध्ययन पूर्ण कर वे भारत लौट आए और उसके बाद यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अध्यापन कार्य किया। डॉक्टर साहब के सामाजिक दर्शन और नारी परक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाल रही हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा गोंड।
हम सभी जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और वो एक बहुत विश्वविख्यात विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक व्यक्ति थे। वे भारतीय संविधान का जब मसौदा तैयार हो रहा था तो मसौदा तैयार करने वाली समिति के 7 सदस्यों में से वो एक थे और उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीति के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें 1990 में उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था और इस समय उनकी समाधि मुंबई के चैत्य भूमि में है। अब आइए देखते हैं उनका सामाजिक दर्शन। उनके कुछ सिद्धांत थे, जैसे सबसे पहले वो मानव अधिकार और समानता की बात करते थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य जन्मजात एक समान हैं, उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने इस असमानता को समाप्त करने के लिए और समाज में मानवीय समानता लाने के लिए जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका विचार था कि मानव गरिमा और सम्मान सर्वोपरि होता है। इसके साथ साथ एक और उनके सिद्धांत का आधार था सामाजिक न्याय। डॉक्टर अंबेडकर समाज के लिए एक आदर्श मानते थे, वैसा समाज जिसमें न्याय की बात हो, पूरी तरह से एक आइडियल सोसाइटी यानी आदर्श समाज के रूप में जाना जाता है। और उनके अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी वर्गों और समुदायों के लिए समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान सुनिश्चित करना। इसके बाद उनका एक और दर्शन था बौद्धिकवाद। वो हमेशा तर्क में और बुद्धिमत्ता में विश्वास करते थे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर लोकतांत्रिक मूल्यों की भी बात करते थे। लोकतंत्र के सिद्धांतों पे उनका दृढ़ विश्वास था और उन्होंने कहा था कि समाज में समानता और न्याय लाने के लिए सबसे बड़ा जो एक शर्त है वो लोकतंत्र है। और उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और बहुलवाद को समाज में स्थापित करने की पैरवी भी की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये चंद कुछ एक विषय वस्तु थी जिस पर वो अपने सामाजिक विचार के दर्शन को आधार बनाते हैं। अब जब हम उनके सामाजिक विचार में उनके कार्यों को देखते हैं जो उनके विचारों से उत्प्रोत था, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उन्होंने जातिवाद का उन्होंने विरोध किया था और जातिवाद को समाप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया, जैसे महार आंदोलन किया, महासत्याग्रह किया, गणपति प्रवेश का काम किया। संविधान में भी उन्होंने इस तरह के असमानता को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 में काफ़ी मजबूत और बड़े प्रावधान किए हैं। फिर वो समानता, सामाजिक न्याय की बात करते थे और इसके अलावा महिलाओं के अधिकार के लिए भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम हिंदू कोड बिल के रूप में जानते हैं, जिसमें महिलाओं को तलाक का अधिकार मिला, संपत्ति का अधिकार मिला, उनके वैवाहिक अधिकार जो सामाजिक संरचना में संकुचित हो गए थे, पूरा अधिकार उन्हें प्रदान किया गया। धन्यवाद। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। ब्रिटेन से वापस आने के बाद उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए आजीविका खोजने के पुनः प्रयास आरंभ किए और एक लेखाकार के रूप में, एक निजी शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। वर्ष 1918 में ये तत्कालीन बॉम्बे में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनैतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। बाद में जब वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम तैयार हो रहा था, उस वक्त वे साउथबरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किए गए। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। वर्ष 1920 में बॉम्बे से ही उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की, जो कि शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया।
उन्होंने इस पत्रिका का प्रयोग रूढ़िवादी राजनेताओं और जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की ओर किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं प्रकाशित की। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। राजनैतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में ही निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी राजनैतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके स्वयं के प्रयास से ही हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 65 वर्षों के जीवन काल में जितने महान कार्य किए, वैसे कोई विरले ही कर पाते हैं। जितना हम उनके विषय में जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में आम लोगों को नहीं पता। और उनके द्वारा किए गए कार्यों में से एक ऐसे ही कम प्रसिद्ध रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आचार्य प्रोफेसर MP अहिरवार। आज हमारा पूरा देश भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न परम बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर दुनिया के उन महान हस्तियों में से एक थे जिन्होंने विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। सही अर्थों में वह युग पुरुष थे। वे सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, धार्मिक व राजनैतिक क्रांति के प्रतीक थे। उनके चिंतन का मूल आधार मानव कल्याण है। वह एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो किसी भी प्रकार के भेदभाव, दमन, शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त हो। इन्हीं मानवीय मूल्यों की मजबूत नींव पर हमारे देश का संविधान खड़ा है। यूं तो बाबा साहब के व्यक्तित्व और कार्यों के कई पहलू हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आज हम उनके एक ऐसे बिंदु पर विचार करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हम जानते हैं कि हमारे देश की सत्ता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है। हमारी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। जनता के चुने गए प्रतिनिधियों का यह उत्तरदायित्व होता है कि वो जनता की समस्याओं को देश की संसद में उठाएं और उनका समाधान खोजें। उनकी यह भी जिम्मेदारी होती है कि वह शासन सत्ता में को संचालित करने वाले लोगों को मार्गदर्शन भी करें, उनकी गलत नीतियों का विरोध करें और देश को आगे बढ़ने के लिए उनको रास्ता सुझाएं। ऐसे कुशल राजनेता पैदा करने के लिए बाबा साहब ने एक विशेष तरह का स्कूल खोला था। इस स्कूल का नाम था राजनीति में प्रवेश पाने के लिए प्रशिक्षणशाला, अर्थात अंग्रेजी में इसे उन्होंने नाम दिया था ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रेंस टू पॉलिटिक्स। कुशल राजनेता पैदा करने के लिए खोले गए इस स्कूल का उद्देश्य था भारत में लोकतंत्र का पौधा अच्छी तरह से बढ़े, फूले और फले, संविधान के मार्ग से देश चले। उसके लिए ज़रूरत होती है अच्छे पढ़े लिखे, जिज्ञासु, ईमानदार और जनता की सेवा सच्चे दिल से करने वाले समाज सेवकों की। ऐसे राजनेता निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने जो स्कूल खोला था उसमें भिन्न भिन्न विषयों के साथ लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली तथा भाषण कला की शिक्षा अनिवार्य थी। बाबा साहब ने संसद के अपने लंबे अनुभव से यह देखा था कि लोग चुनकर आते हैं मगर उनको जनता की समस्याओं की जानकारी नहीं होती और सवाल जवाब का अभ्यास भी नहीं होता है। वे संसद में बोलते ही नहीं। जिनके वोटों से वे चुनकर आते हैं उनके लिए वे कुछ ना कह पाते ना कर पाते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्ची लगन और सेवा भावना नहीं होती है। इसलिए इस संबंध में जानकारी और शिक्षा देने के लिए उन्होंने
यह स्कूल सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में शुरू किया था। 1956 में शुरू हुए इस स्कूल का शिक्षा सत्र 1.5 साल का था। इसकी कक्षा शाम को कॉलेज बंद होने के बाद होती थी। बाबा साहब ने स्वयं बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में से 20 विद्यार्थियों का इस स्कूल के लिए चयन किया था। इस पाठशाला में जो विषय पढ़ाए जाते थे उनमें पब्लिक स्पीकिंग अर्थात भाषण कला, सामान्य और राजनीतिक अर्थशास्त्र, वित्त, अर्थसंकल्प, देश प्रदेश की प्रचलित राजनीति, आज की राजनीति, मजदूर आंदोलन, मुद्रा, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, कर व्यवस्था, समाजशास्त्र, राजनीतिक इतिहास, संविधान, भारत का संविधान तथा अन्य देशों का संविधान भी, तथा संसदीय व्यवहार, मजदूर संगठन आदि। बाबा साहब के द्वारा खोले गए इस स्कूल पर हर विषय पर बहस होती थी। बाबा साहब भाषण कला पर बहुत जोर देते थे। उनका कहना था हर विधायक और संसद सदस्य को अपने मतदान क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। अपने अनुभवों से और लोक संपर्क से उनका हल भी निकालना चाहिए। बिना अभ्यास के संसद में कभी भी नहीं जाना चाहिए। इस स्कूल की कक्षाओं में रोज के अखबार, रोज की खबरें, उन पर की गई टिप्पणियां, खबरें कैसे छपती हैं, उनमें कौन सा दृष्टिकोण किसका है, सच और हितकारी क्या है, कोई घटना होती है तब उसका समाज पर, देश पर, आज, कल और आगे भविष्य पर क्या परिणाम होंगे, इसका तर्क संगत अंदाज लगाने की प्रशिक्षा दी जाती थी। समस्याओं के हल कैसे निकालना है इसकी भी तालीम दी जाती थी। बाबा साहब कहते थे अच्छा राजनीतिज्ञ बनने के लिए बहुत पढ़ाई की आवश्यकता होती है। सभी विषय जो लोगों के वास्तविक जीवन को स्पर्श करते हैं केवल वे ही नहीं पढ़ने चाहिए, बल्कि आप इस शिक्षा से देश के कारोबार के प्रमुख जो राजनीतिज्ञ हैं, जो देश के संविधान को संचालित करते हैं, उनको समस्याओं का सही उपाय सुझावें और वे कहाँ गलती कर रहे हैं यह भी आप उन्हें बतावें। दिसंबर 1956 में बाबा साहब खुद इस पाठशाला में अपना विशेष व्याख्यान देने वाले थे, किंतु दुर्भाग्य से यह नहीं हो सका क्योंकि हम जानते हैं 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। डॉक्टर अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टी कृष्णामाचारी ने कहा था कि मैं सदन में उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बातों को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूँ। संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर अंबेडकर पर पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निस्संदेह सराहनीय है। सुप्रसिद्ध विद्वान ग्रैनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में अंबेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का ही वर्णन किया है। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुंचे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को गरीबों और वंचितों का मसीहा बताते हुए सुप्रसिद्ध कथाकार और लेखिका डॉक्टर मुक्ता उन्हें महिलाओं के अधिकारों का
संरक्षक बताती हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। भारत रत्न बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में अर्पित किया। उन्होंने शोषित एवं दलित समाज को जागृत किया। बाबा साहब का कहना था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि मैं समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाए। वे लैंगिक समानता के पक्षधर थे। ज्योतिबा फूले के मार्ग का अनुसरण करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने पहला आंदोलन पानी के लिए किया था। इसे महान सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हाशिए के समाज के मसीहा के रूप में अविस्मरणीय रहेंगे। शास्त्र कहते हैं कि धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वह धर्म है। बाबा साहेब आम्बेडकर धर्म की इस व्याख्या को और विस्तृत करते हुए उसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से जोड़ते हैं। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व संकायाध्यक्ष और पूर्व डॉक्टर आम्बेडकर चेयर प्रोफेसर रह चुके प्रोफेसर मनजीत चतुर्वेदी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के वैचारिक दर्शन मात्र विचार नहीं है, अपितु उन्होंने अपने दर्शन को व्यवहार में परिवर्तित किया और इसी कारण से उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े। डॉक्टर आम्बेडकर धर्म के दर्शन के मूल में जाते हैं। धर्म दर्शन का मूल क्या है? धर्म की अनेक व्याख्याएं की गई, परंतु डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत सरल तरीके से इसके 3 तत्व बताए: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यही धर्म है। प्रश्न ये है कि समानता, जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं, एक कल्पना हो सकती है, परंतु वास्तव में किसी भी समाज का लक्ष्य समानता है और भारत को, देश को प्राप्त करना ही होगा। समुदाय की प्रगति क्या होती है? डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार समाज की प्रगति का मानदंड महिला की प्रगति से ही तय हो सकता है। जिस समाज में महिलाओं की प्रगति होगी, समाज उतना ही प्रगत एवं सभ्य और समान होता जाएगा। तो स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का लक्ष्य समानता है, बंधुत्व है, भाईचारा है और तभी स्वतंत्रता टिकाऊ हो सकती है। डॉक्टर आम्बेडकर ने राजनीतिक अत्याचार को सामाजिक अत्याचार की तुलना में नगण्य माना है। सच में जब तक सामाजिक अत्याचार है, उससे बढ़कर और कोई अत्याचार हो नहीं सकता और इस अत्याचार की बुनियाद असमानता पर है। समानता आते ही चाहे वो सामाजिक अत्याचार हो या राजनीतिक अत्याचार हो, निर्मूल हो जाएंगे। एक समाज सुधारक क्या करता है? समाज सुधारक अपने समय की परिस्थितियों को, ऐसी परिस्थितियों को जो समाज को जकड़े हुए है, पीछे ले जा रही है, इसको खारिज कर देता है सुधारक, तभी वो समाज सुधारक है। डॉक्टर आम्बेडकर ने मानव जीवन पर विचार किया, कहा मनुष्य नश्वर है, किंतु उसके विचार भी नश्वर हो सकते हैं यदि उनका प्रचार, प्रसार और प्रभाव इस सीमा तक पहुंचना चाहिए कि विचार अमर रहें।
इसको जोड़िए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व से। विचार ही नहीं है, ये व्यवहार भी है। अक्सर कानून की स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ की बात होती है। डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रेखा खींची है कि जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, कानून की स्वतंत्रता अर्थहीन है। क्या समानता एक कल्पना है? बहुत से लोगों के दृष्टि में समानता कल्पना हो सकती है, किंतु संपूर्ण समाज का समुच्चय क्या है? क्या मानव मानव में भेद? इन सीमाओं को तोड़ करके डॉक्टर साहब समानता की प्राप्ति के लिए क्या नहीं किया उन्होंने? आंदोलन खड़े किए, महान आंदोलन। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मुझे लगता है विद्वता के जिस शिखर पर के शोध प्रबंध, उनके लेख, उनके व्याख्यान जिस शिखर को छूते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार अवश्य दिया जाना चाहिए था। धन्यवाद। डॉक्टर आम्बेडकर को 11 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली भाषाएं शामिल हैं। उन्होंने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे ज्यादा लेखन किया है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमें पहले थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीर और तीसरे महात्मा ज्योतिराव फूले। उनके 3 उपास्य देवता थे ज्ञान, स्वाभिमान और शील। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ज्ञान की शक्ति सबसे महान है। आज उनकी पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा है। वास्तव में डॉक्टर आम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व अपने कार्यों और अपनी विचारधारा के साथ सदैव जीवित रहते हैं। भारत माता के इस महान सपूत को शत शत नमन।